एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इससे पहले इसकी एक वीडियो पढ़ चुकी है, तो फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें डेरिवेशंस ही हैं, इसमें भी डेरिवेशंस ही होंगी। इसमें गॉस लॉ से रिलेटेड सारी डेरिवेशंस होंगी, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ होंगे। प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के द्वारा आपको सब कराए जाएंगे। देखिए, अच्छा, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप ही का फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो अच्छी बात है जब दो लोगों का फायदा होगा। तो अब आते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओह सॉरी सॉरी, state Gauss law on electrostatics and derive an expression for the electric field due to a long straight thin uniformly charged wire at a point lying at a distance r from the wire। सबसे पहले इसमें पूछा गया व्हाट इज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। गॉस लॉ ये क्या होता है? ये बताता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface is equal to the net या total charge, net बोलो या total charge enclosed by this surface divided by epsilon naught, divided by epsilon naught। मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या है? जैसे कोई भी गॉसियन सरफेस हमने मान ली, इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, जो भी नेट चार्ज है, जैसे यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है क्यू इनसाइड, यहाँ पे क्यू है, तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। पर इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये बहुत बार आया है, ये हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, कुछ ही डेरिवेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं आती। जो टीचर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बस खाली डेरिवेशंस ही पढ़ाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है पेपर का। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर अब आने लग गया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन काफ़ी बार रिपीट हुई है। ठीक है, ये क्या है? डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, जैसे अब इसमें मानते हैं कि एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसकी एक चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादातर लैम्बडा ही देते हैं, इसमें भी लैम्बडा ही दिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या दिया गया है? लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जितना भी इसमें चार्ज है डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, अब आर डिस्टेंस पे हमें, जैसे कि ये एक थिन वायर है, पॉजिटिव चार्जेस है इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बने हुए, तो इससे हमें क्या करना है? आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैसे फाइंड आउट होगी? यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसका रेडियस क्या होगा? जो भी इसकी डिस्टेंस होगी, क्योंकि हमें आर डिस्टेंस पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप ऑफ हाइट या लेंथ, जो भी उसको बोलें, ऑफ लेंथ एल। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? एल होगी, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर। रेडियस आर इसलिए क्योंकि हमें इसी आर डिस्टेंस पे ही, इसी पी पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रेडियस आर। फिर ध्यान से देखिए, इसमें तीन सरफेसेस हैं, एक तो ये 1 वाली है, एक 2 है, एक 3 है। ये जो 1 और 3 है ये प्लेन सरफेसेस हैं, और ये जो 2 है ये कर्व सरफेस है। ठीक है,
प्लेन सरफेस में जो इसका एरिया वेक्टर है ये इस तरफ है, ठीक है। और इसमें अगर बात करी जाए कर्व सरफेस में, तो ये जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, और ये जो है इसमें एरिया वेक्टर इस तरफ है। अब इन तीनों सरफेसेस में हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 and 3। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो इस सरफेस का ये जो नॉर्मल वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये इस तरफ है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, समझ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये थ्रू 1 and 3 निकालना में फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। बीच में कितना एंगल है इन दोनों के, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे कि जो फ्लक्स होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं φ1, इसको मानेंगे φ2 और इसको मानेंगे φ3। तो जो φ1 और φ3 हो तो बराबर रहेंगे, क्योंकि इनका एरिया भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आएगी ही। ये कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किससे होगा, डॉट प्रोडक्ट जो भी इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ये एरिया है। अब यहाँ पे ds cos थीटा हो जाएगा, पर ये थीटा निकलेगा किससे, थीटा निकलता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, एरिया वेक्टर, उसके बीच के एंगल से। तो यहाँ पे एंगल कितना है और यहाँ पे एंगल कितना है, दोनों जगह 90 एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो जब ई डी एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो φ1 φ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोई भी फ्लक्स यहाँ पे नहीं बना पाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल के, ठीक। अब φ2 की वैल्यू निकालते हैं। φ2 में कुछ अलग है, इसमें क्या अलग है कि ये जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे, या जो नॉर्मल है, वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr_l। तो 2πr_l ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। साथ में कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ पे इस तरह से φ2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जो नेट पूरा टोटल जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो ये दोनों 0 हो गए, तो यहाँ पे बचेगा φ2 इज इक्वल टू E2πr_l। ये हो गया। फिर नेक्स्ट ये फाई हो गया। अब इसके बाद गॉस लॉ क्या कहता है कि जो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक मिनट, फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो क्या हो जाएगा, Q, जो भी इसके अंदर Q है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर इसकी लीनियर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, तो इसमें L मल्टीप्लाई करवाने पे, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से अगर हम लोग चार्ज पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू जो भी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय L। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी, जैसे सिग्मा दी जाती है इन सब केसेस में, मल्टीप्लाई बाय जो भी एरिया है उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, इसके अंदर वाला जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए ये L और ये L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो E इंटू 2πr इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट।
आप इस फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लेंथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिए, यहाँ लेंथ का कोई यूज़ नहीं आया, यहाँ बस केवल डिस्टेंस का ही यूज़ है कि कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब आगे अगर इसका ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ देखिए कैसे बन सकता है इसका। ग्राफ जो होगा, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर अगर आपका डिस्टेंस ऑफ ये पी पॉइंट की डिस्टेंस है इस वायर से, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन पूरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है ये। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। ओके, और फिर ग्राफ में भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ एक स्फेयर लिया गया है, ठीक है। इस स्फेयर के साथ क्या है कि इसका रेडियस r है और ये पूरा q चार्ज का है, ठीक है। q चार्ज का है और रेडियस इसका r है। तो आउटसाइड द शेल अगर कोई भी पॉइंट, जैसे ये एक स्फेयर, यही वाला स्फेयर है, इसका रेडियस r, इस पे चार्ज जो है वो प्लस q है। इसके बाहर r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये p पॉइंट है, एक P पॉइंट है जो R डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, वही हमें गॉस लॉ लगाना है, ठीक। तो इस Q चार्ज की वजह से इस सरफेस पे इस तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होगा, या जो नॉर्मल है वो भी इसी तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर और नॉर्मल या नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल रहेगा, 0 डिग्री का एंगल रहेगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी और टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो जो यहाँ पे फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr², ठीक है। अब गॉस लॉ ये कहता है कि जितना भी इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है Q इनसाइड, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो Q ही चार्ज भरा हुआ है, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, Q अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। फिर सेकंड पार्ट क्या, अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा कि कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विद रेडियस r, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले केस में क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा रेडियस है ये r रेडियस है, ठीक। सेकंड केस में क्या बोला है कि इसके अंदर हमें निकालना है, इसके अंदर मतलब कि स्मॉल r यहाँ पे रेडियस होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल r रेडियस। अब देखिए, जब ये पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई r³ कैपिटल r³ होगा तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, 4/3 पाई r³ स्मॉल r³। यहाँ पे कितना Q होगा, तो ये इसका जो चार्ज होगा मतलब वो कैसे निकलेगा, जो भी ओरिजिनल चार्ज है डिवाइड बाय जो भी टोटल वॉल्यूम है इसका 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाय ये जो वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r³। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, Q r अपॉन में कैपिटल R और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये Q इनसाइड निकला है, Q इनसाइड, ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये फर्स्ट पार्ट की डेरिवेशन थी। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल में क्या हो जाएगा, ये Q इनसाइड आ गया इसका। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाय गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है। क्या है गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, 4πr² इज इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड क्या निकाला है, ये अपॉन में ये
और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान से देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में 4πr³ एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करना है जब R बड़ा होगा कैपिटल R से। तो देखिए कैपिटल R तो कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे R² है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर ही R है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।